हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर सीरीज। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th और 12th के लिए प्रॉपर जितनी भी क्लासेस होती हैं केमिस्ट्री की, मैं सारी ही कोशिश करूंगा कि मैं ले सकूं। फुल सेशन बेसिकली हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो 11th में जैसा कि पहला चैप्टर ज़्यादातर आप अगर कोचिंग्स में देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया जाता है, जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो वहीं से हम लोग भी अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, और वहीं से हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज 11th में जो आपका पहला टॉपिक होता है मोल कॉन्सेप्ट, उसका जो पहला लेक्चर होता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आता है कि इसका नाम मोल क्यों रखा गया है, ठीक है? तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि इसका नाम मोल क्यों रखा गया है और मोल होता क्या है, ठीक है? बहुत बेसिक लेक्चर है, इसमें बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं जाएँगे हम लोग, बेसिक सी बातचीत करेंगे बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझना होगा कि अगर एक चैप्टर का नाम ही पूरा मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल को समझना कितना इम्पोर्टेंट होगा, तभी तो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बेसिक ही इसका बहुत इम्पोर्टेंट है और एडवांस तो आएगा ही आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो हमारा टेलीग्राम का चैनल होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपके अगर कोई डाउट्स हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, और साथ ही साथ आपके जो भी बेसिकली नोट्स आपको चाहिए होंगे लेक्चर रिलेटेड, वो सारे नोट्स मैं वहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगा, तो आप जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। और बीच-बीच में अगर मुझे लगेगा, तो मैं आपको वहाँ पे डीपीपीज़ वगैरह भी पोस्ट करूँगा। जनरली मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो डीपीपीज़ के होते हैं, ठीक है, वो क्लास में डिस्कस कर लूँ, लेकिन अगर फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते रहते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, अपडेटेड आते हैं, तो मैं उनको ज़रूर वहाँ पे ग्रुप में पोस्ट कर दिया करूँगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं आज क्या देखने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मेरा नाम अजय कुमार शाह है, मैं आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएटेड हूँ और 2017 से लगातार केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली आज आपको वेलकम टू द क्लास, ठीक है? और ये 11th का टॉपिक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे बेसिकली, अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें कि व्हाई डू वी स्टडी द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है? मतलब ये मोल वर्ड या ये मोल कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? मोल टर्म डिफाइन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोल होता क्या है? फिर हम लोग इसी चीज़ को मोल को बेसिकली एक डज़न की एनालॉजी से समझने की कोशिश करेंगे और मोल पार्टिकल कन्वर्जन वगैरह देखेंगे, जो बहुत बेसिक सा पार्ट है, ठीक है? तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? देखो होता क्या है बेटा कि कोई भी चीज़ ना जो बेसिकली हमें मैक्रो लेवल पे दिख रही है, माइक्रो मतलब होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें किलो की, अगर हम बात करें डेंसिटी की, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैक्रो टर्म्स में डिफाइंड है। ठीक है, ये एक बड़े हुए सिस्टम के लिए डिफाइंड है। उन्हें पार्टिकल साइजेस या पार्टिकल से जो छोटे हैं, ठीक है, उन चीज़ों के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है? जो पार्टिकल से छोटे चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम बहुत सिंपल सी चीज़ बताएँ, हम इसको कह देते हैं कि ये फ़ोन है, ठीक है? लेकिन ये समझना कि ये सिर्फ़ फ़ोन नहीं है, फ़ोन के अंदर कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, उनके कॉम्बिनेशन, फ़ोन इज़ अ मैक्रो, ठीक है? ये मैक्रो हो गया, बड़ा वर्ड। लेकिन जो इसके छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, जैसे स्पीकर लगा हुआ है, इसके अंदर माइक लगी हुई है, चिप्स लगी हुई हैं, ठीक है? और डिस्प्ले लगा हुआ है, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो हैं, उनको हम माइक्रो पार्ट्स कह सकते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, किसी भी बड़ी चीज़ को जब हम डिफाइन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो उनका जो बेसिस होता है, वो तो कोई छोटी-सी चीज़ होती है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, वो बना तो एटम से ही है ना? तो एटम तो बहुत छोटा है, तो उसी तरीके से जब किसी बड़े चीज़ को डिफाइन करना होता है, हमें एक छोटी चीज़ का मदद लेना पड़ता है, और वो छोटी-सी चीज़ जो यहाँ पर हमें काम आती है, वो मोल है। ठीक है, क्या है वो? मोल है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है? द स्टडी ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, हेल्प अस टू कनेक्ट द माइक्रो वर्ल्ड टू फिजिकली ऑब्जर्वेबल मैक्रो वर्ल्ड, ठीक है? तो माइक्रो वर्ल्ड जो है वो हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन माइक्रो वर्ल्ड की बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम मैक्रो वर्ल्ड को कनेक्ट करने जा रहे हैं। बड़ी चीज़ों को कनेक्ट करके देखने वाले हैं, ठीक है? मोल इज़ अ ब्रिज बिटवीन द एटम एंड द मैक्रोस्कोपिक अमाउंट, ठीक है? तो एटम बहुत छोटा है,
एटम को हम बार-बार ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके वेट वगैरह जो है बहुत कम है, तो उनमें डील नहीं कर सकते, ठीक है? ये सारी चीज़ें अभी आएँगी जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, इनके वेट वगैरह के बारे में बातचीत करूँगा, मोल कॉन्सेप्ट में बातचीत करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट है हमें बेसिकली एटम्स के टर्म में बात करना, ठीक है? तो हम ज़्यादातर जो बातचीत को कोशिश करते हैं, वो हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अमाउंट में, किसमें बात करते हैं बेटा? हम माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में बात करना चाहते हैं, ठीक है? जो ऑब्जर्वेबल अमाउंट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम्स हो गए, ठीक है? माइक्रोग्राम्स ही में बेसिकली, ठीक है? या फिर हम बात करें डेंसिटी की टर्म्स में बात करें, सब चीज़ों की टर्म्स में बात करें, तो जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, उन चीज़ों को बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं और उनको कोरिलेट करना चाहते हैं माइक्रोस्कोपिक से, और इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है मोल, ठीक है? कैसे करेगा वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर आ गया, आर नॉट मेजरेबल एट पार्टिकल लेवल। तो ये एक पार्टिकल के लिए मेजर नहीं हो सकता, एक एटम के लिए मेजरेबल नहीं है, बट कैन बी मेजर्ड आफ्टर द स्टडी ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि देखो ये चीजें हमने कैलकुलेट कब की है? मैक्रो लेवल पे, ठीक है? हमने ये चीजें सारी कैलकुलेट की है मैक्रो लेवल पे, और जैसे ही हमने इसको मैक्रो लेवल पे कैलकुलेट किया ना, उसको हम शिफ्ट किस पे कर दे रहे हैं बेटा? माइक्रो लेवल्स पे। किस पे ले आके शिफ्ट कर दे रहे हैं? माइक्रो लेवल की स्टडी के लिए, मतलब पार्टिकल के लिए उसको हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर 100 चीज़ों का वज़न 100 ग्राम है, तो एक चीज़ का वज़न ऑब्वियस 1 ग्राम होगा, ठीक है? अब सोचो कि अगर एक चीज़ का वज़न आपके पास नहीं था, ठीक है? आपको एक चीज़ का मतलब 100 चीज़ों का वज़न आपको पता चल गया, इसलिए आपने एक चीज़ का निकाल लिया। लेकिन अगर एक चीज़ का आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ, मेज़रेबल ही ना हो, बहुत मुश्किल से मेज़र हो पा रहा हो, ठीक है? तो फिर वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ा? यूनिटरी मेथड टाइप का कुछ लगाना पड़ा, ठीक है? ताकि आपने मैक्रो सिस्टम को पहले ऑब्ज़र्व किया, आपने एक ऐसे सिस्टम को ऑब्ज़र्व किया जो बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है? देखो समझ आने के लिए बात मैं बहुत आसान लेवल पे ले जाके करता हूँ, ठीक है? ताकि आपको बेटर समझ आए। देखिए, हो क्या रहा है, मान लो कि एक पार्टिकल है, ठीक है? और इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मास नहीं मेज़र कर सकते इसका, ठीक है? हम क्या नहीं मेज़र कर सकते? हम इसका मास मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है? अब क्या हुआ, हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है? जो बेसिकली ये जो सिस्टम है इसको हम माइक्रो सिस्टम कह दे रहे हैं, और एक हमारे पास जो सिस्टम है, इसको हम क्या कह दे रहे हैं बेटा? इसको मैक्रो सिस्टम कह दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये बहुत सारे ऐसे-ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है? और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कुछ 10 टू द पावर 20 पार्टिकल है, ठीक है? कितने पार्टिकल बेटा यहाँ पर? 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अब ये जो 10 टू द पावर 20 पार्टिकल है ना, इसका वेट हमें पता है, इसका वेट हमें मान लो कि किसी ने बोल दिया 2000 ग्राम है, ठीक है? अब अगर किसी ने बोल दिया कि इसका 2000 ग्राम है, ठीक है? तो हमें पता है इतने पार्टिकल हैं, तो हम एक पार्टिकल का मास आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मास ऑफ 1 पार्टिकल, अगर हम यहाँ से मास ऑफ 1 पार्टिकल निकालें, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल 10 टू द पावर 20। तो ये बेसिकली क्या बनकर आ जाएगा बेटा? हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ 1 पार्टिकल आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर मेज़र नहीं हो पा रही थी, एक माइक्रो सिस्टम के लिए मेज़र नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ मैक्रो सिस्टम के लिए हमारे पास थी, और उसको हमने कोरिलेट इससे कर दिया, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए हमें हेल्प किसने किया? इस नंबर ने। जिस नंबर ने हमें बताया कि कितने पार्टिकल हैं। मोल भी ऐसा ही एक टर्म है। मोल बेसिकली करता क्या है? जैसे डज़न की जब हम बात करते हैं, तो मतलब कितने चीज़ों की बात कर रहे हैं? 12 पार्टिकल्स की, या 12 चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम मोल शब्द का यूज़ करते हैं या मोल वर्ड का यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, उनको लगता है मोल कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, मोल इज़ जस्ट अ नंबर। ये सिर्फ़ एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है बस, आप समझिए। जैसे डज़न 12 को कहा गया, सेंचुरी 100 को कहा जा रहा है, और उसी तरीके से मोल कुछ भी नया नहीं है। मोल सिंपल सा एक नंबर है जिसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? इसके बराबर। मोल कुछ भी नया नहीं है, मोल एक नंबर है, बस एक नंबर है। जैसे डज़न एक नंबर है ना 12, वैसी तरह से सेंचुरी एक नंबर है 100, उसी तरीके से मोल सिर्फ एक नंबर है जिसकी वैल्यू ये है। इस नंबर को एक नया नाम दे दिया गया है जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। कहाँ से आता है? ये सारी बातचीत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? उसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में बातचीत होगी। ठीक है? कि एवोगैड्रोस नंबर यही क्यों है, कहाँ से आया, ये सब बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि मोल एक सिर्फ नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में, और भी चीज़ें देखते हैं, जानकारी यहाँ पर। अब यहाँ पे डज़न की एनालॉजी है, ठीक है? आप ये तो समझिए कि मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है? अब डज़न की एनालॉजी क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डज़न्स ऑफ आइटम, ठीक है?
तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उनको 12 से डिवाइड कर दो तो आपको कितने डज़न है वो पता चल जाता है, ठीक है? जैसे 1 डज़न में 12 होते हैं, 2 डज़न में यहाँ पे 24 होते हैं, ठीक है? और अगर कोई आपसे पूछे कि 6 पार्टिकल्स है और बताओ कितने डज़न हुआ? तो 6/12 यानी हाफ डज़न हो गया, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया 24x में 2 डज़न हो गया, 6 मार्बल में हाफ डज़न हो गया, ठीक है? उसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जितने भी नंबर ऑफ डज़न ऑफ आइटम है, ठीक है? उनको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये न इसको इधर ले आओ बस सिंपल सा ये मैथ लगा दिया इन्होंने नंबर ऑफ आइटम इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ डज़न इंटू 12 जैसे 2 डज़न का मतलब 24 हो गया, जैसे हाफ डज़न का मतलब कितना हो गया बेटा 6 हो गया, ठीक है? हाफ डज़न मतलब हाफ ऑफ द 12 ठीक है? तो ऐसा ही कुछ एक मोल यूज़ किया जाता है, ठीक है? मोल कोई नई चीज़ नहीं है, अब आप समझिए कि मोल है क्या, ठीक है? मोल इज अ यूनिट टू मेजर ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ठीक है मोल सिर्फ एक लार्ज नंबर को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई है ठीक है और वो है तो नंबर ही ना बस बड़ा नंबर है ठीक है कोई ऐसा चीज नहीं है कि मोल कोई एकदम तगड़ी सी नई चीज आ गई नहीं मोल सिर्फ एक रिलेटिवली लार्ज नंबर को मेजर करने के लिए यूनिट बना ली गई है ठीक है जैसे हमने डजन बना लिया 12 के लिए उसी तरीके से एक कोई और नंबर है जिसके लिए हमने मोल बना लिया अच्छा भैया वो नंबर क्या है तो यहाँ पर देखो समझो इस बात को ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि दैट वन मोल ऑफ एन आइटम कंटेन्स ठीक है एक मोल में कितने आइटम होते हैं बेटा इतनी एंटिटीज होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज ठीक है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है कहीं में 23 रहता है कहीं में 22 रहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में 22 आपको यूज करना है जनरली अगर कहीं पे अगर आपको कहीं पे दिखता है कि क्वेश्चन में उन्होंने मोल को कुछ डिफाइन कर दिया है या एवोगैड्रोस नंबर को डिफाइन कर दिया है वहां आप वो नंबर यूज कर लीजिएगा ठीक है जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है ठीक है अब जैसे यहाँ 1 डजन का मतलब 12 था उसी तरीके से एक मोल का मतलब इतने आइटम या एंटिटीज है बस यही है बस मोल मोल मतलब इतना बड़ा नंबर बस और कुछ ठीक है अब डेफिनेशन कहाँ से आती है मोल की वो जरा हम लोग समझते हैं यहाँ पे जो आपने देखा ना कि मोल में ये नंबर कहाँ से आ रहा है जो नंबर आप एवोगैड्रोस नंबर कह रहे हो ये नंबर कहाँ से आ रहा है ये गंदा सा नंबर क्यों आया है ठीक है चलो इसको भी समझ लेते हैं बड़ा सिंपल सा है ठीक है तो 1 mole of a substance is defined as the same number of entities as the number of atom present in 12 gram of C12 isotope अब ये क्या था जरा इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं ठीक है तो आपको बेहतर समझ में आएगा मान लो हमारे पास एक बेसिकली क्या है यहाँ पर हमारे पास एक C12 आइसोटोप है ठीक है अब C12 आइसोटोप कार्बन का है इसमें कोई डाउट नहीं ये जो C12 आइसोटोप आप कार्बन का देख रहे हो इसका 12 ग्राम आपको लेना है कितना लेना है बेटा 12 ग्राम ठीक है इसका कितना लेना है यहाँ पर 12 ग्राम आपको लेना है 12 ग्राम सैंपल आपको इस आइसोटोप का लेना है ठीक है जब आप इसका 12 ग्राम सैंपल लेते हो और आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ एटम्स क्या कैलकुलेट करते हो बेटा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप ठीक है ध्यान रखिएगा क्या कैलकुलेट कर रहे हो एटम्स ठीक है ये इसको ध्यान में रखिएगा एटम्स को कैलकुलेट कर 12 ग्राम सैंपल लिया गया है कार्बन 12 आइसोटोप का और उसके अंदर एटम्स को जब कैलकुलेट किया गया तो ये एटम्स जो हैं ये निकल कर आए एन ए के बराबर यानी कि एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के बराबर और ये जो आया ये जो नंबर यहाँ पर निकल कर आया क्योंकि ये चीजों को आसान कर रहा था कैसे आसान कर रहा था उसको मैं अभी और एक एनालॉजी से एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा फिलहाल आप ये समझे कि जैसे ही उन्होंने ये चीज देखी इनके दिमाग में एक चीज क्लिक किया कि इस नंबर का एक अच्छा खासा यूज किया जा सकता था पर कैसे अभी तक तो हमें नहीं समझ में आया जो आपने बताया उसके बेसिस पे हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये चीज हो रही है ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड दैट ठीक है ऐसे समझो कि मास ऑफ एटम मास ऑफ वन एटम ठीक है जो एएमयू होता है आपने सुना होगा एएमयू की बात कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ठीक है वन एएमयू एक ऐसा यूनिट जिसमें बेसिकली एटॉमिक मास मेजर किया जाता है ठीक है एक मतलब जैसे एटम्स के मास जो होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि अगर एक बेसिकली हम हाइड्रोजन का एटम लें तो उसका मास लगभग इतना आता है ठीक है 24 ग्राम ठीक है ये उसका मास होता है अब ये बहुत छोटा है तो इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको एक यूनिट बना दो तो जैसे अभी हमने बनाया था ना कि एक बड़ा सा नंबर था उसको हमने मोल बना दिया तो यहाँ पर एक जो मास था उसको हमने क्या किया उसको भी हमने एक बेसिकली क्या बना दिया यहाँ पर एक यूनिट बना दिया और वो यूनिट हमने बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट ठीक है
और या यूनिफाइड मास भी कहा जाता है इसको, ठीक है? इसी चीज को यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है? अब एक सज्जन आए और उन्होंने ये कहा, सोचो कि यार सोचो 1 ग्राम में कितने ऐसे एटम लग जाएंगे, ठीक है? तो हम कह देते हैं कि x एटम है, ठीक है? 1 ग्राम में x एटम है, ठीक है? एक्स एटम्स का जो वेट होगा, ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्स एटम्स का वेट जो होगा वो कितना होगा, एक्स एटम का जो यहाँ पर हम वेट कह सकते हैं वेस 1 ग्राम, ठीक है। हमने ये कहा कि हमने एक्स एटम लिया और उनका वजन आ गया 1 ग्राम। अब x निकाला जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि एक एटम का जो मास है, ठीक है, यहाँ पर वो इतना है, ठीक है। हम मान लिया हमने कि एक एटम इसके बराबर आ रहा है लगभग, ठीक है। तो x एटम का वे अगर इतना है तो नंबर ऑफ एटम तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल वेट अपॉन जो एक एटम का वेट है, ठीक है, वेट ऑफ वन एटम, ठीक है, वेट ऑफ वन एटम, और जो हमें पता है 1 u के बराबर है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1.66 इंटू 10 to the power -24। और जब आप सॉल्व करते हो ना तो ये नंबर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है एवोगेड्रोस नंबर के बराबर। ये जो नंबर है ये निकल कर आता है एवोगेड्रोस नंबर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत आसान, ठीक है। यानी कि देखो अब इसको समझना बहुत आसान सा चीज है। ये बेसिकली अगर आप देख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं वेट ऑफ, ठीक है, क्या डिफाइन कैसे किया गया, वेट ऑफ C12 कार्बन का जो आइसोटोप है C12, ठीक है, एटम, ठीक है, एक एटम का जो वे मिला वो हमें मिला 12 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली इतना मिलता है। अब ये वेट था एक एटम का, ध्यान देना, ठीक है। चलो वेट एक मोल का लेते हैं, क्या चीजें आसान हो जाएंगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें वेट ऑफ, देखना हर एटम का अलग अलग मास होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे इसका इतना आया, हमने एक ऐसा एटम भी लिया था जिसका इतना मास था, ठीक है। अब अच्छा इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, इसको हम लोग 12 AMU भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 12 U भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस चीज को हमने क्या डिफाइन कर दिया बेटा, ये जो चीज आपको यहाँ पर दिख रही है इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें वेट ऑफ C12 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, 1 मोल एटम ले लिया। अब अगर हमने यहाँ पर 1 मोल एटम ले लिया तो क्या चेंजेस आएंगे जरा वो भी देख लो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो मास लिखेंगे वो लिखेंगे 12 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power -24 इनटू हो जाएगा ये मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसे मोल से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना ये 12 ग्राम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के बराबर आएगा। कितना आएगा बेटा, 1 के बराबर आएगा। देखा तुमने चीजें आसान कैसे हो गई, जो चीज एएमयू में चल रही थी, जो मेजरेबल नहीं थी हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो आप वेट यहाँ पे देख रहे हो ये मेजर करना किसी भी डिवाइस के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा था कि जो एक हम यहाँ पर देख रहे थे, जो क्वांटिटी हम मेजर ही नहीं कर पा रहे थे, वो क्वांटिटी ऑल ऑफ सडन ग्राम में कन्वर्ट हो जा रही है जब हम 1 मोल सब्सटेंस ले ले रहे हैं। और वो मोल बेसिकली जो हम लाने की कोशिश कर रहे थे वो यहां से निकलकर हमारे पास आ चुका था कि कितने एटम्स ऐसे हैं जिनको अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो 1 ग्राम वेट बना लेते हैं, ठीक है। वो हमने 1 MU के लिए कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ पर हर हर एटम 12 MU का है, तो अगर हम यहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस कलेक्ट कर लेंगे तो वो 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि वो 12 MU है तो 12 ग्राम हो जाएगा। अगर 1 MU का होता तो 1 ग्राम हो जाता, और अगर 3 MU होता तो 3 ग्राम हो जाता। मतलब ये था कि ये एक ऐसा नंबर था जिसके इकट्ठा करने से चीजें आसान हो जा रही थी हमारे लिए, और यहाँ पर जो चीजें एमयू या यूनिफाइड मास में चल रही थी वो सडनली कन्वर्ट हो जा रही थी ग्राम में। किस में कन्वर्ट हो जा रही थी बेटा, ग्राम में। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पर एडवांटेज था, ठीक है। तो बेसिकली एवोगेड्रोस नंबर यहाँ से आया, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कैसे लाया गया था, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। तो 12 ग्राम ऑफ C12 लिया गया और उसमें पाया गया कि इतने एटम कार्बन के प्रेजेंट होते हैं और इसी को 1 मोल डिफाइन कर दिया गया, ठीक है, और इसी को एवोगेड्रोस नंबर कहा गया। इस नंबर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू सेम एज द नंबर ऑफ एंटिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 मोल। तो जो 1 मोल में जितनी भी एंटिटीज प्रेजेंट हैं वो नंबर एवोगेड्रोस नंबर कहलाता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है, Na से इंडिकेट किया जाता है। अगर यहाँ पर आप 1 किलो चॉकलेट बोलोगे तो इतना मतलब हुआ, लेकिन अगर आप Na चॉकलेट्स बोलते हो मतलब इतने चॉकलेट्स की बात हो रही है। तो मतलब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंपल सा नंबर है, ठीक है? जिसको हम लोग यहाँ पर आसानी से यूज़ करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? तो मोल की डेफिनिशन बहुत क्लियर है, बहुत प्यारी सी डेफिनिशन है छोटी सी और वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवोगैड्रोस नंबर है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है? तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये क्या है बेटा यहाँ पर एक यूनिटलेस क्वांटिटी भी है, ठीक है? तो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पर दूसरा मोल इज जस्ट ए नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये जस्ट एक नंबर है। मैंने आपको बताया था कि ये महज और महज एक नंबर है। वैल्यू जो है ये अप्रॉक्सीमेट है, ध्यान रखिएगा ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है? और इनिशियली व्हेन हाइड्रोजन वाज टेकन एज रेफरेंस 1 मोल वाज डिफाइंड एज द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप। जो मैंने आपको प्रेजेंट ये प्रूव करके दिखाया था कि 1 ग्राम 1 एमयू जो था वो हाइड्रोजन का मास होता है। उसमें जितने एटम प्रेजेंट थे उनको बोला गया अवोगैड्रोस नंबर। बाद में ऑक्सीजन भी रेफरेंस के लिए लिया गया, लेकिन फाइनली जो चूज किया गया जिसके बेसिस पे ये डेफिनेशन तैयार की गई पूरी की पूरी वो था कार्बन 12, ठीक है? क्या था बेटा? कार्बन 12, ठीक है? अब यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं मोल और पार्टिकल कन्वर्जन की, ठीक है? अब नंबर ऑफ एंटिटीज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है? तो देखो कैसे इसको बड़ा सिंपल सा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इससे कई बार कर चुके हो, ठीक है? बस मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करके बता देता हूँ, बाकी ऐसे कोई नई चीज है नहीं है, ठीक है? आपको पता है कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर देखो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए, ठीक है? आपसे क्या पूछा जाए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया जाए किसी भी सब्सटेंस, तो आप इसको कैसे निकालते हो? निकालोगे कैसे? जो भी नंबर ऑफ सब्सटेंस हैं, जो भी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, उनको आप टोटली डिवाइड किससे करोगे बेटा? Na से, ठीक है? या एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है? तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ एंटिटी बता दो, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ क्या बता दो बेटा यहाँ पर? एंटिटीज बता दो। तो जब आपसे कोई नंबर ऑफ एंटिटीज पूछ लेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से बहुत सिंपल है, इसको उठा के इधर ले आओ भाई, तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा जाए, तो नंबर ऑफ एंटिटीज़ अपॉन Na कर दोगे और यहाँ पे अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएँ सॉरी नंबर ऑफ एंटिटीज़ पूछे जाएँ, तो आपको क्या करना है बेटा यहाँ पर? बहुत ही सिंपल तरीके से जब आपसे ये पूछा जाए, तो नंबर ऑफ एंटिटीज़ अगर आपसे कोई पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दोगे, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और यही यहाँ पे हमें कन्वर्ज़न में यूज़ करना है, ठीक है? अब ये इस लेक्चर में मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है? बाकी अब हम सवाल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कुछ यहाँ पे 5-7 क्वेश्चंस आराम से होंगे जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे वो मोल को बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम उसपे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा इस चीज़ से पहले एक छोटी-सी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ठीक है? होता क्या है कि कई बच्चे एक छोटी-सी चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं, उसमें ना कन्फ्यूज़ हो, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CO2 की, ठीक है? इस मॉलिक्यूल को जब आप देख रहे हो, ठीक है? इस CO2 मॉलिक्यूल को, तो ये CO2 मॉलिक्यूल जो है ना, इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एटम कार्बन का एक है, ठीक है? एटम 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम इसके अंदर किसके हैं बेटा? ऑक्सीजन के हैं, ठीक है? 2 एटम ऑफ यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं एक और मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ H2SO4, ठीक है? तो H2SO4 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पर आपको 1 एटम ऑफ सल्फर मिलेगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 4 एटम जो हैं, ठीक है? 4 एटम किसके हैं बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, ठीक है? तो एटम्स पूछे गए हैं, मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं या कुछ और पूछा गया है, वो चीज़ आप ध्यान से क्वेश्चंस के अंदर देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ CO2, ठीक है? बहुत सिंपल सवाल है। 1 मोल में कितना होता है भाई? 1 मोल में अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल का मतलब होता है 6 सॉरी यहाँ पर आप पूरा नंबर यूज़ करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है? इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब इन्होंने 2 मोल लिए हुए हैं, ठीक है? तो 2 मोल में कितने हो जाएँगे? 2 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है? CO2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है पूरी यूनिट की, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर
23 जो बेसिकली आप लिख सकते हो कि 12.044 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स किसके हो जाएंगे बेटा CO2 के हो जाएंगे किसमें जब हम 2 मोल ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CO2 की जब हम बात कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर बातचीत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल से हैं ध्यान से देखेंगे। Find the number of helium atom in 8 by 3 moles of pure sample of He atom ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा कितने He एटम प्रेजेंट है इतने मोल्स में ठीक है। तो हमें क्या यहाँ यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एंटिटी पूछी गई है ठीक है। तो अगर आपसे नंबर ऑफ एंटिटी पूछी जाती है ठीक है नंबर ऑफ एंटिटीज आपसे पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है जब भी इसके मोल्स है उसको Na से क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स कितने 8/3 है ठीक है और यहाँ पर बेसिकली इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से 0.6.022 इंटू 10 to the power 23 बस आपका आंसर आ गया ठीक है इतने सैंपल यहाँ पर होंगे तो ये बहुत सिंपल से सवाल है आराम से हो सकते हैं ठीक है। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल इन 10 to the power -9 मोल सेम कहानी है आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है मतलब एंटिटी निकालनी है ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है ठीक है ध्यान से देखिए क्वेश्चन तो आप फिर वही करेंगे मोल्स इनटू क्या होगा बेटा यहाँ पर Na ठीक है। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए ठीक है। मोल्स हो जाएंगे 10 to the power -9 और Na जो है वो बेसिकली हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर 23 आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा बस ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसा बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है इसलिए भी ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप मोल की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके ठीक है। घबराइए मत जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे लेक्चर का टाइम भी बढ़ेगा और उसमें जो डिफिकल्टी लेवल होगा और कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो भी बढ़ते चले जाएंगे। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है इसलिए इसको तो कम से कम 100% आप ग्रैब करके चलिए ठीक है। Find the number of this formula unit in 5 kilomole। अब 5 kilomole ध्यान से दिया है रखना 5 into 10 to the power 3 किलो मतलब 10 to the power 3 इतने मोल्स की बात हो रही है ठीक है। तो अब इतने मोल से आपको नंबर निकालना है एंटिटी निकालनी है ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर वही वाला फॉर्मूला यूज करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ एंटिटीज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power 3 इतने मोल से इंटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा Na बस यही आपका आंसर होगा यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अब आपको मोल्स निकालना है तो आपको याद होगा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज यानी कि जो भी आपका गिवन स्पीसीज है ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पीसीज हो सकती है एंटिटीज हो सकती हैं ठीक है। नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज या आप यहाँ पे एंटिटीज भी लिख सकते हो ठीक है। और इसको हम डिवाइड किससे करते थे बेटा Na से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एंटिटीज तो ये रहा ये आपको दिया गया 3.011 इंटू 10 to the power 23 इसको आप डिवाइड कर दीजिए Na से Na मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 से आप देख सकते हो ये कट गया और ये आ गया 0.5 ठीक है। तो हाफ मोल्स की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी फिर मोल्स निकालना है और इतने He एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन सैंपल जो भी यहाँ पर सैंपल है ठीक है। ये आपका सैंपल है यहाँ पर 10 to the power 40 है इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे बेटा यहाँ पर 6.023 इंटू 10 to the power बेसिकली 23 से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करोगे ये देखो आप ये 2 टाइम्स में कट रहा है और बाकी ये 10 to the power 17 टाइम्स में कट रहा है ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 to the power 16 मोल्स ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इस तरीके से आप इनको कर सकते हो ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सेम रिपीटेड टाइप ही क्वेश्चन है मोल्स निकालना है ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल इन द सैंपल कंटेनिंग दिस मच मॉलिक्यूल ठीक है सिर्फ इतने हैं 10 ठीक है। यहाँ पे अगर आप मोल्स निकालोगे तो ये हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू 10/6.022 इंटू 10 to the power क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 23 ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। सिंपल सा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं एक और क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक ठीक है। इफ द मास ऑफ चॉक इज 20 ग्राम कंपेयर इट विद द मास ऑफ द मून ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक चॉक का मास ठीक है मास ऑफ 1 चॉक ठीक है
मास ऑफ 1 चॉक जो है वो 20 ग्राम है और हमें कितने का मास निकालना है बेटा? 1 मोल का निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक, ठीक है? अगर हमारे पास 1 मोल चॉक होगा तो उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास हो जाएगा 20 इंटू जो एवोगैड्रोस नंबर है उससे मल्टीप्लाई क्योंकि उतने चॉक हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, ठीक है? इतना वेट आ जाएगा कितने 1 मोल चॉक का, ठीक है? अब मास ऑफ द मून से कंपेयर करना है, ठीक है? तो चलो कंपेयर करते हैं। तो मास ऑफ चॉक इसको हमेशा रेशियो लेके कंपेयर करो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो इजियर होता है, ठीक है? तो मास ऑफ चॉक अपॉन मास ऑफ मून अगर हम करें तो चॉक का मास कितना है 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, ठीक है? इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना नीचे वाला किलोग्राम में है, ठीक है? तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 20 सॉरी 3, ठीक है? क्योंकि ग्राम को हमने किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? कि कितने टाइम्स हैं ये सारी चीजें और बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक का निकालना था। एक चॉक का वजन अगर 20 ग्राम है, ठीक है? तो 1 मोल का हो जाएगा। 1 मोल में जितने भी चॉक हैं उनको 20 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है? चलिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक टू काउंट 1 मोल ऑफ रुपीस, ठीक है? अब आपको काउंट कितना करना है बेटा? 1 मोल ऑफ रुपीस काउंट करना है, ठीक है? 1 मोल ऑफ रुपीस इफ द मशीन कैन काउंट 1 बिलियन रुपीस पर सेकेंड, ठीक है? चलो देखते हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ रुपीस की बात करते हैं, ठीक है? 1 मोल ऑफ रुपीस, ठीक है? इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ 6.023 आप ले सकते हो 10 टू द पावर 23 रुपीस। इतने रुपीस की बात हो रही, ठीक है? अब कितना टाइम लगेगा? तो देखो 1 सेकंड में 1 बिलियन हो रहा है। 1 बिलियन का मतलब हो गया 10 टू द पावर 6, ठीक है? 1 सेकंड में इतना। तो हाउ मेनी सेकंड्स? तो अगर यहाँ पे हम टाइम देखें तो टाइम कितना लग जाएगा बेटा? टाइम लग जाएगा यहाँ पर टोटल जितनी क्वांटिटी जो भी हमारे पास टोटल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय पर सेकंड कितना कर रहा है बेटा? पर सेकंड वो कर रहा है 10 टू द पावर 6। इतने सेकंड्स लगेंगे और ये सेकंड्स में आएंगे तो आपको इसको ईयर में क्या करना पड़ेगा बेटा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ना ये यूनिटरी मेथड प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? आपके पास कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, अगर आप चैट में लिख दीजिए, यहाँ पे मतलब जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे लिख दीजिए अगर आप चाहें तो या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए और अगर आज की समरी की बात करें तो समरी बस इतना था कि मोल कोई एक नई चीज़ नहीं है। मोल सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि अगर आपको कहीं पे 1 मोल दिख जाता है तो उसको आप एक नंबर की तरह ट्रीट करिए जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्वेश्चंस में जनरली 2 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर था उसमें उसको देखने के लिए थैंक यू। और मैंने बेसिकली आज कवर किया है कि मोल क्या है, मोल की बेसिक डेफिनेशन क्या है मोल, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से इन सारी चीजों के बारे में बातचीत की जाती है, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं थी मोल, आप आराम से आसानी से इसको समझ सकते थे, आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है? अगले लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में और इंट्रिकेसीज के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है? तो थोड़े से लेवल का भी आपका जो होगा टफ होता चला जाएगा और चीजें भी जो है वो नई चीजें आपके लिए आएंगी, ठीक है? आज मोल आया उसी तरीके से और भी नई चीजें आएंगी और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।